हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज टीचिंग। सामान्यतः सभी विषयों के शिक्षण सिद्धांत लगभग समान होते हैं। शिक्षण के समय में बालकों की प्रवृत्तियों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, क्षमताओं आदि का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करना होता है। आधुनिक मनोविज्ञान शिक्षण में इन प्रवृत्तियों का विशेष ध्यान रखता है। मनोविज्ञान के आधार पर ही शिक्षण कार्य किया जाता है। शिक्षण करते समय विषय पर बल दिया जाता है। शिक्षण के समय विषय एवं बालक दोनों का ही ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर बालक को केंद्र बिंदु नहीं माना गया तो सिद्धांत व्यर्थ होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जो कि प्रथम भाषा शिक्षण के समय के लिए तैयार किए गए हैं। जिसमें पहला सिद्धांत है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइफ, जीवन समन्वय का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेटिव ऑब्जेक्टिव्स एंड करिकुलम थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत कहा जा सकता है इसके लिए। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन, तथा इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ रिलेशन ऑफ लाइफ। तो हम इस सिद्धांतों के विषय में एक एक बिंदु करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहला सिद्धांत देख रहे हैं अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। प्राय देखा जाता है, हम सामान्यतः देखते ही हैं कि बालक उसी विषय या क्रिया में रुचि लेते हैं जो उनको जन्मजात इच्छाओं को संतुष्ट करती है। प्रथम भाषा शिक्षण करते समय भाषा एवं उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक हो जाता है। कोई भी विषय सही, कहें भाषा के विषय में ही कह रहे हैं हम कि हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। भाषा के शिक्षण में बच्चों की रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक अनेक उपाय कर सकता है। किसी वस्तु, उसके मॉडल या चित्र को दिखाकर वह बच्चों को उनके बारे में जानकारी दे सकता है और उनमें रुचि उत्पन्न कर सकता है। बच्चों को कविताएं कंठस्थ करने की प्रेरणा दे सकता है, कविताएं सुना सकता है, अंताक्षरी आदि करा सकता है, क्योंकि वह भी भाषा के माध्यम से ही होगी, और इसके लिए प्रेरणा दे सकता है। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में जो दल जीतता है वह आगे और ज़्यादा अच्छा प्रयास करने का प्रयत्न करता है। उनमें जो है आत्मगौरव की भावना जागृत होती है। इस संबंध में हार्वर्ड महोदय लिखते हैं कि शिक्षकों को बालकों की रुचि का सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की हो तब पढ़ाना चाहिए, और जब उन्हें पढ़ने की रुचि ना हो तो अन्य कार्य यानी कि खेल आदि कराए जाने चाहिए। अगर बच्चों को बल देकर वह कार्य कराया जाता है जो बालक नहीं करना चाहता, तो उसके विकास में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे कि वे पाठ में रुचि लें और अच्छी तरह से समझ सकें। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक क्रियाशील होते हैं, उसने करके सीखने में जो है आनंद का अनुभव होता है, अतः बालकों को कार्य करके या खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। मौखिक व लिखित कार्य कराना जो है उनके लिए आवश्यक हो जाता है, जिससे कि वे बालक क्रियाशील बने रहें। छात्रों को इससे छात्रों में जो है अध्ययन में उनकी रुचि बढ़ती है और पाठ शीघ्र सहज और ग्राह्य हो जाता है, यानी कि याद कर लेते हैं, और कक्षा का वातावरण अनुशासित रहता है और गतिशील भी बना रहता है। नेक्स्ट है अभ्यास का सिद्धांत। कहा जाता है करत करत अभ्यास तेज जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास तेज जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात तेज सिलते परत निशान। तो यहाँ पर ये बात अक्सर सत्य सिद्ध होती है। मनोविज्ञान का ये मानना है कि पाठ जितनी तेजी से बालक याद करते हैं, उससे
तीव्रतर गति से विस्मृत भी हो जाते हैं, यानी भूल जाते हैं। इसी कारण अभ्यास का सिद्धांत आवश्यक है। इससे विस्मृति रुकती है तथा छात्रों का ज्ञान उत्तरोत्तर विकसित होता जाता है। थॉर्नडाइक महोदय ने कहा है, भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीवन समन्वय का सिद्धांत या जीवन से समन्वय का सिद्धांत। प्रत्येक स्तर पर बच्चों का एक संसार होता है और जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ही अपने ढंग से एक नए संसार की कल्पना करने लगते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती हैं, और जो उनके जीवन से संबंधित नहीं होती हैं उनमें वे रुचि कम लेते हैं। अतः जीवन से संबंधित पाठों को उनके जो है भाषा के पाठों में कहना चाहिए, जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। हिंदी भाषा या कोई भी भाषा शिक्षण में जो है उसके अनेक उद्देश्य होते हैं। हमें बच्चों के ज्ञान, कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति का विकास करना है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक उद्देश्य तो ज़्यादा सही से हो गया और दूसरे उद्देश्य तक हम पहुँचे ही नहीं। बालकों में सौंदर्य अनुभूति को जागृत करना चाहिए, जिससे कि वे अगर लेखन कार्य भी कर रहे हैं तो दूसरे पढ़ने वाले उस लेखन में सौंदर्य अनुभूति कर सकें। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण देना चाहता है। सभी प्रगतिशील शिक्षा शास्त्रियों ने व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल दिया है, क्योंकि बच्चे कई प्रकार के होते हैं, सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। कोई बालक तीव्र बुद्धि का है, कोई सामान्य बुद्धि का है, या फिर कहें कि किसी बच्चे को कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, या आर्थिक स्थिति खराब है। तो उसके हिसाब से ही हमें देखना चाहिए कि बालक किस तरह से ज़्यादा सीख सकता है। अध्यापक को इन सबकी यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता की ओर ध्यान देना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का भी निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। इसी कारण शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विभिन्नता के जो है सिद्धांत पर विशेष बल दिया है। नेक्स्ट है अनुपातों या फिर क्रम का सिद्धांत। अध्यापक भाषा सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक के 1-2 पृष्ठ पढ़ाने, व्याकरण के नियम बताने और रचना कार्य देने के अतिरिक्त अपना कर्तव्य कुछ और नहीं समझता। परिणाम ये होता है कि भाषा की शिक्षा एक तरह से अधूरी हो जाती है, बालक उस पर कमांड नहीं कर पाता है। भाषा सिखाने के केवल व्यवहारिक उद्देश्य के लिए बोलकर, समझाकर या फिर लिखाकर या उसे जो भी डिक्टेशन आदि बोला जाता है, हिमला बोला जाता है, समझाकर सिखाना चाहिए। और इसकी विशेष आवश्यकता भी है। शिक्षण के 2 अंग होते हैं, ग्रहण और अभिव्यक्ति। बालक जब ग्रहण करता है उसी को अभिव्यक्त करता है। जैसा सीखेगा वैसा ही व्यक्त करेगा। दूसरों के विचारों को ग्रहण करने की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, पढ़ने से और सुनने से। पहले पढ़ता है और दूसरा सुनता है। पढ़ने से यानी कि किताबों में जो लिखा होता है उसको पढ़ता है, और या फिर बातचीत करता है तो सुनता है, या फिर शिक्षक पढ़ा रहा होता है तब सुनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीवन एवं अनुभवों से संबंध का सिद्धांत। जिस विषय वस्तु का बच्चों के अपने निजी अनुभवों एवं दैनिक जीवन से संबंध रहता है और जो उनके दिन प्रतिदिन के जीवन में उनके अनुभव में आती रहती हैं, उनसे यदि शिक्षण का संबंध जोड़कर अध्यापन कार्य किया जाता है तो बच्चे सरलता से सीखते हैं और रुचि भी लेते हैं। बच्चों को उनके खेल खिलौने, पशु पक्षी, कथा कहानी आदि में शिक्षण का संबंध बनाते हुए पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण द्वारा शीघ्रता से सीखते हैं बच्चे, इसलिए बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर एवं गति आदि का अनुकरण करके वैसा ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि बालक जब विद्यालय से आता है तो माता पिता के सामने वैसा ही अनुकरण कर जो किया है उसने वैसा ही व्यवहार करके दिखाता है। कभी कभी घर में भी माता पिता की नकल करने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक जो है अनुकरण द्वारा सीखता है और जैसा व्यवहार दूसरे लोग करते हैं, विशेषकर शिक्षक, वैसा ही बच्चे भी करते हैं। नेक्स्ट है बोलचाल का सिद्धांत। भाषा शिक्षण को पुरानी पद्धति के अनुसार कक्षा में अध्यापक आते थे और पढ़ाते थे, धारा प्रवाह बोलते थे। कक्षा के बालक मूक श्रोता बनकर सुनते रहते थे। परंतु कक्षा का वातावरण शांत हो और अध्यापक सक्रिय और बालक बहरे गूंगे की तरह बैठे रहें
तो ऐसे में शिक्षण जो है प्रभावकारी नहीं हो पाता है। शिक्षण तभी प्रभावकारी होता है जब बालक कानों से सुने और मुख से बोलें। अगर वे केवल कानों से सुनते रहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने पूछने वाला तो कुछ पूछेगा ही नहीं, हमें मुंह से बोलना ही नहीं है, तो हो सकता है कि बालक ध्यान ना दें। अतः बालकों में से जो है बोलचाल करते हुए पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है चयन का सिद्धांत। हिंदी भाषा या कोई भी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए, उसकी सटीक जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्रों को सरल एवं सहज ग्राह्य बनाया जाए, इसके लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास करना चाहिए और जो इसके जो है अधिक प्रभावकारी हों, प्रभावशाली हों, उनका चयन करना चाहिए जिससे छात्र अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। अगर छात्र इससे लाभान्वित नहीं होते हैं तो उसका कोई भी फायदा पढ़ाने का नहीं है। नेक्स्ट है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है, न कि अध्यापक। अतः शिक्षण का जो केंद्र बालक है उसको उसके स्वभाव को, उसकी क्षमताओं को, उसकी रुचियों को, उसके स्तर आदि को ध्यान में रखकर ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इनके अलावा अन्य कुछ सिद्धांत भी हैं, जैसे कि शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, जैसे कि सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर इत्यादि। शिक्षण में इन सूत्रों का आधार और पालन करने से शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अन्य है साहचर्य का सिद्धांत। बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते हैं, परंतु इस प्रकार सीखे गए शब्दों को समझने के लिए साहचर्य का होना आवश्यक है। जैसे बच्चा माँ को माँ या मम्मी कहने के साथ साथ पहचानना और समझना तभी सीख सकेगा जब माँ शब्द के उच्चारण के साथ स्वयं माँ को और पिताजी या पापा के उच्चारण के साथ स्वयं पिता को भी देखे। यहाँ तो कि कॉमन सी बात है, लेकिन कुछ भी शब्द जब उस वस्तु या व्यक्ति से जुड़ते हैं तब उनको जल्दी ग्राह्य कर लेता है। नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत। इसमें जिन शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है बालक उनको बहुत जल्दी सीख जाता है, और जिनकी आवृत्ति नहीं होती, कहने का तात्पर्य एक बार में कोई शब्द का प्रयोग किया और फिर आगे किया ही नहीं तो उसको भूल जाता है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने प्रथम भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के विषय में जाना और समझा, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें हमने देखा अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, जीवन समन्वय का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, व्यक्तिकता का या व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, अनुपात और क्रम का सिद्धांत, जीवन एवं अनुभवों का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, बाल केंद्रिता का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत इत्यादि।